आरती मैडम, हम लोग गर्म पानी ठंडे पानी की सिकाई के अलावा और भी अलग अलग तरह की सिकाई होती है, लेजर की होती है या डिफरेंट जी डिफरेंट नाम से होती है, जेल के साथ होती है, तो वो भी ज्वाइंट्स वाले चीजों में आप करते हैं? जी जी बिल्कुल। जैसे वैक्स की सिकाई है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत काम करती है, जॉइंट्स को रिलैक्स करती है, स्टिफनेस को कम करती है, पेन कम होता है, मोबिलिटी जो है वो उससे बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर जॉइंट एरिया है और कहीं स्पोर्ट्स इंजरीज हैं तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो बहुत अच्छा काम करती हैं। उनका रोल ये है कि वो सेल्यूलर लेवल पे मसाज करती हैं तो हीलिंग फास्ट होती है, स्वेलिंग कम हो जाती है, और जो स्पेशली जो कार्टिलेज की जो हीलिंग है वो उससे बहुत अच्छी प्रमोट होती है। तो अगर अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड है तो वहां पर इसका बहुत बढ़िया रोल है। काफी हद तक जो है आपका जॉइंट रिपेयर हो जाता है दोबारा से। तो ये चीजें हैं। और लेजर है, लेजर का भी यही है, पेन एंड हीलिंग, यही दो मेन एस्पेक्ट है लेजर के भी। जी। अभी हमारे साथ में इस मीटिंग मैम में एक दीपमाला क्वेश्चन है। है जी डॉक्टर आरती के लिए। ये जी स्पॉन्डिलाइटिस में किस तरह के ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत होती है? खास तौर से फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, जैसे कि मेरे को भी प्रॉब्लम है, तो अभी कुछ दिन पहले जब फिजियोथेरेपिस्ट आए थे उन्होंने कुछ हीट का एक वो होता है और कुछ लेजर का होता है, तो जी। मैंने उनसे पूछ नहीं पाया, लेकिन ये काम कैसे करता है ये लेजर? क्या आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या? देखिए, लेजर में जो आपका मेन टेक्निक है वो हीलिंग है, और हीलिंग है, और जो रूबी लेजर्स हैं वही हेल्थ केयर में यूज होता है। तो उसका जो बीम है वो सिंगल बीम जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करता है, वहां का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जब उस पर्टिकुलर पॉइंट का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो अंदर के जो टिश्यूज हैं, टिश्यू रिपेयर है, वो बढ़ेगा, और जो टॉक्सिन्स है, इंटरल्यूकिन्स जो इन्फ्लेमेशन को वहां कॉज कर रहे हैं वो भी हटेंगे वहां से। तो लेजर तो इस वक्त बहुत ही इन डिमांड है, या मगर हर जगह लेजर यूज नहीं हो सकता क्योंकि उसके भी अपने कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहती हैं। तो स्पॉन्डिलाइटिस में तो ज्यादा जरूरी है कि आप हॉट फर्मेंटेशन से ही उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। और उसके अलावा अगर पेशेंट को डिजीनेस है, वॉमिटिंग सेंसेशंस है, या फिर जैसे हाथ में दर्द उतरता है, रेडिकुलोपैथीज हैं, तो उसमें ट्रैक्शन का भी अच्छा रोल है। और इन सब के बाद आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके जो नेक मसल्स हैं वो उनको मतलब स्ट्रेंथन करती हैं, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर पोस्चर को होल्ड करते हैं तो यही नेक मसल्स हैं जो आपके हेड का वेट बैलेंस करती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, पोस्चर का तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक बार जैसे पेशेंट को राहत मिल जाती है, वो ठीक हो जाता है, तो वो एक्सरसाइजेस भी धीरे धीरे छोड़ देते हैं और लगभग पोस्चर भी मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे अगर लेट रहे हैं तो बहुत ज्यादा पिलो ऊंचा लगा लिया, या फिर लेट के टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या बहुत ज्यादा जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, सब चीजें लैपटॉप और मोबाइल पे ही हो रही हैं। तो ये सारे इश्यूज भी हैं जो कि जिनको भी देखना पड़ेगा, उनको कम करना पड़ेगा, कैसे आप उस चीज को और हटा सकते हैं। थैंक यू। ये या सारी ये चीजें बिल्कुल हैं। सही बात है। मतलब मैं तो बिलीव करती हूँ कि पोस्चर का इसमें सबसे ज्यादा रोल है, जी जो जी, कि सबसे आपके ज्यादा हाथ में है, पोस्चर रिलेटेड है, जो आपके हाथ में है। जो जो आपके एनीवे, हाथ में आई है। वुड लाइक टू इनवाइट दीपमाला जायसवाल, जो कि लखनऊ में है और एक स्कूल में टीचर है। हमारे सारे प्रोग्राम्स में हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। उनकी कुछ समस्या है। डॉक्टर गौरव हैं, डॉक्टर आरती हैं, दीपमाला, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि आपका सवाल तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं। दीपमाला, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव, आपके पास में और सवाल है? हाँ मैम। रीना श्रीवास्तव का सवाल ले लीजिए। हाँ, रीना श्रीवास्तव जी का सवाल ये है कि इस प्लांटर फिशर इज क्यूरेबल? मैम आवाज आ रही है आपकी? हाँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आप ये सवाल का जवाब मिलने के बाद आप पूछिएगा। हेलो। दीपमाला, 2 मिनट होल्ड कीजिए। जी मैम। डॉक्टर गौरव, बताइए फिशर की बारे हाँ में। जी, प्लांटर फेशियाटिस अगर आप ये कहें क्यूरेबल है, हाँ बिल्कुल क्यूरेबल है। लेकिन पॉइंट है कि प्लांटर फेशियाटिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफस्टाइल है। जो हमारा प्रॉपर जो एक सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि जो हमारा फुटवेयर है, हम लोग फैशन के चक्कर में जो है फुटवेयर कुछ भी यूज कर लेते हैं, कभी पैरों का ख्याल नहीं रखते हैं। अलग अलग मतलब डिफरेंट वैरायटी के आप देखेंगे शूज
अवेलेबल है और हम बिना किसी उसके कि आपके कैसी फिटिंग है, कैसे उसका सोल है, किस तरीके से हम यूज कर रहे होते हैं। और लॉन्ग टर्म पे वही चीज जो है आपकी जो प्लांटर फेशिया जो हमारी मसल होती है सोल की, उसको जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फिटिंग के शूज पहनेंगे, प्रॉपर तरीके से जो है फुट की एक्सरसाइजेस करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, तो ये पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपकी एक डेडिकेशन चाहिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे सबसे पहले। यस दीपमाला, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम मुझे अभी मेरी 40 एज है, तो मुझे लेफ्ट नी में कुछ दिनों से दिक्कत हो रही थी लटका के बैठने में, मतलब ऐसा लगता था कि चेयर पे ही रख कर बैठूं पैर को हमेशा। तो मैंने फिर एक्सरे करवाया और दिखाया, मतलब पैर बिस्तर पे रख रहे हैं तो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, और लेफ्ट में ये चीज हो रही थी नी से लेकर के एल्बो तक। तो डॉक्टर ने मेरे टेस्ट करवाए थे, तो विटामिन डी, B12 इस तरह की चीजें कम आई थी, और मेरा वेट ज्यादा था। तो उन्होंने कहा पहले तो आप वेट कम करिए, और कुछ फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस बताई हैं उन्होंने कि आप उनको भी हाथ में करिए, मतलब जैसे कि एक पिलो लेकर के दोनों नी के बगल में रखना है और स्ट्रेच करना है, या पिलो को नीचे करके करना है। तो अभी तो वो दवाइयां तो मैं लोहिया में दिखाया था डॉक्टर, नहीं लिम सेंटर में दिखाया था डॉक्टर A.K. गुप्ता को। फिर थोड़ा सा वहां पे ठीक नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने लोहिया में भी दिखाया, एक डॉक्टर साहब है सतीश करके, उनको अवस्थी। तो अभी भी मैं मतलब कर रही हूँ, 20-25 दिन हो गए हैं। तो मुझे बस यही आपसे ये पूछना था डॉक्टर साहब कि इस तरह की चीजें जैसे जब हो रहा, उन्होंने कहा कि आपको नी की ऑर्थराइटिस की इनिशियल स्टेज है अभी, तो किस चीजों को मतलब हमें खाने में और अच्छा शुरू करना चाहिए, और क्या चीजें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए? वेट तो रिड्यूस करने के लिए बताया ही है उन्होंने कि वेट रिड्यूस करेंगे तो आपको मोर देन 70% बेनिफिट आ जाएगा इससे। फिजियोथेरेपी करना, ये 2 प्राइमरी चीजें हैं। और मैं आपसे थोड़ा फूड के लिए भी पूछना चाह रही थी सर। देखिए, सबसे पहली चीज जैसा कि आपने बताया कि जो है आपकी जो जांच कराई थी उसमें विटामिन डी, B12 वगैरह कम आया था। तो सबसे पहली चीज तो आपको इसी का ख्याल रखना है कि जो हमारा जो जोड़ों का जो बोन्स है, अगर हमारी क्या होगी, अगर विटामिन डी, B12 वगैरह की कमी होगी तो जो मसल्स हैं और जो हमारे बोन्स हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। अगर आम भाषा में हम कहें कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो जो है वो आपके जो शरीर का वेट है उसको प्रॉपर वे में नहीं ले पाती है। तो अगर वो ले नहीं पाएंगी तो धीरे धीरे जो है आर्थराइटिस कराने लग जाती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपना खान पान इंप्रूव करना है कि आप प्रॉपर वे में आपको डाइट से ही विटामिन डी, B12 और सही मात्रा में प्रोटीन्स वगैरह मिलते रहें। दूसरी चीज ये है कि आपको रेगुलर वेट रिडक्शन, थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने बताया, वो आपको करना ही है। और तीसरा चीज आपको जो है एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से करनी है, जो क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग्स की एक्सरसाइजेस एंड रेंज ऑफ मोशन जो एक्सरसाइजेस है वो अच्छे तरीके से करनी है, जिससे जो है धीरे धीरे आपकी जो नी के अराउंड की मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी और धीरे धीरे जो है आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अभी आप अर्ली स्टेजेस में अगर आप सब चीजों को फॉलो करेंगे, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, तो हो सकता है प्रॉब्लम आगे बढ़े भी नहीं। और रही बात, अगर जैसे हम बात करते हैं खाने पीने की बात करते हैं, तो पहली चीज कोई भी ऐसा खाना जो आपका वेट बढ़ा रहा है, पहले तो आपको अपना वेट कम करना है। तो जैसे कि शुगर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कम करने हैं, मैदा वगैरह है जो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं किसी भी फॉर्म में जो आप कंज्यूम करते हैं उनका कंजप्शन थोड़ा सा कम करना है। ठीक है। विटामिन डी और B12 के लिए आपको हरी सब्जियां, जो स्प्राउट्स होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, और क्या कहते हैं सोयाबीन हो गई, इस तरह की चीजें जो आप बढ़ा सकते हैं, जो खाने के अंदर बढ़ा सकते हैं। अगर आप एग वगैरह खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो एक अंडा सबसे बेस्ट, जो अगर मैं फूड की बात करूँ तो एक एग वाइट जो है, एक जो एग है वो कंप्लीट फूड की तरह काम करता है। उसमें विटामिन डी और B12 दोनों की मात्रा बहुत अच्छी खासी होती है और साथ में अच्छा खासा प्रोटीन सोर्स का भी काम करता है। और अगर आप नहीं खाते हैं तो फिर इन सब चीजों को शाकाहारी माध्यम से, हरी सब्जियां हो गई, दूध वगैरह हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इस तरह की चीजें जो है अपनी डाइट में बढ़ाइए। एक सर विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी अच्छा रोल इसमें है ना? डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि इसमें मिल्की प्रोडक्ट्स को कम कर देना चाहिए। नहीं, ये बहुत ही गलत फहमी है कि मिल्की प्रोडक्ट से कम कर देना चाहिए। शाकाहारी लोगों के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम का जो सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है वो जो है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स ही होते हैं। अगर आपको वेरी मिल्क से नाइस, वेरी नाइस डॉक्टर गौरव, इस सेंटेंस की बहुत जरूरत थी। जी हाँ, एक्चुअली हम लोग यही सोचते हैं कि ये खट्टी चीज है या नहीं लेना। अगर क्या होता है, कई बार कुछ लोगों को मिल्क को लेके इंटॉलरेंट होते हैं, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है कुछ लोगों में, इस वजह से वो लोग दूध नहीं पी पाते, तो वो लोग प्रॉपर दही यूज करें। अगर आप दही भी कंफर्टेबल नहीं है लेने में, आपको सर्दी वगैरह की दिक्कत रहती है, तो आप जो है छाछ यूज करिए। जो छाछ है, जो बटर मिल्क है, वो सबसे अच्छा सोर्स है, उसमें कैल्शियम भी अच्छा खासा होता है खासतौर पर और जो है आपका विटामिन डी और खासतौर पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं।
विदाउट द कह सकते हैं कि फैट नहीं होता है उसके अंदर, बहुत कम क्वांटिटी में फैट होता है, तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और जो आपको प्रोटीन का क्वांटिटी चाहिए वो अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। और जो कह देते हैं ना कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से जो एसिडिटी वगैरह की किसी किसी को गैस बनने की समस्या होती है कभी कभी दूध देने से, वो भी आपको समस्या नहीं होगी। तो बेझिझक होकर आपकी दूध के प्रोडक्ट्स तो आपको यूज करना ही है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके फूड में और कोई सोर्स नहीं है प्रोटीन का, तो आपको ये लेना ही चाहिए। डॉक्टर गौरव, हमने पिछला सेशन जो किया था उसमें हमारे पास में पीजीआई की डाइटिशियन थी, वो मैडम ने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था ऑर्थोपेडिक डाइट को। तो दीपमल, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने जब मेरा नी चेक किया था तो नी जब बेंड करते थे तो सर उसमें कुछ आवाज आ रही थी बोन में, तो उन्होंने कहा ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो एक एज के बाद सबकी नी जब बेंड करते हैं तो आती है। तो और लेफ्ट और साइड में जैसे नी का जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है उधर प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने उसे एक्सरसाइज बता दी थी। सर मुझे साइकिलिंग करने में कंफर्टेबल रहता है, रोड वाली जो सड़क पे चलाते हैं, मैं 40-45 मिनट कर सकती हूँ इजिली, तो क्या वो अभी मुझे इतनी करनी चाहिए कि रुक करके, या जैसे भी आप बताएं? देखिए, साइकिलिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है नी के लिए, तो साइकिलिंग जरूर करनी चाहिए। आप इनिशियली जैसे अगर आप अभी पेनफुल कंडीशन में, आपको पेन काफी है और रेंज ऑफ मोशन उतना नहीं है, तो आप पहले जो आपको घर पर ये एक्सरसाइज वगैरह बताई होंगी जो है, जैसे आपको अभी तकिया रख के कुछ एक्सरसाइज बताई थी घुटने की, बैठ के कुछ पैर उठाने की एक्सरसाइज बताई होगी, वो एक्सरसाइजेज आप पहले करिए। और थोड़ा सा जब ये करेंगे तो आपके जैसे जोड़ों में दर्द और स्टिफनेस कम होगी, तो धीरे धीरे फिर आप जो है वॉक पे जाना और धीरे धीरे जो है करके साइकिलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और साइकिलिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है घुटनों के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जाके कर सकते तो जो घर पे एयर बाइक वगैरह आती है आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। और दूसरी चीज जो आपने पूछी कि जो है हम जोड़ों में से जो आवाज आती है, तो देखिए एक एज के बाद, जैसा उन्होंने डॉक्टर साहब ने आपको बिल्कुल सही बताया कि एक एज के बाद सबको होने लगता है। बेसिकली जो जोड़ों के बीच का जो फ्लूइड होता है उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, बेसिकली वो बहुत लिक्विड होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। और कई बार जो है कुछ जब अभी तो आपको इतनी आर्थराइटिस नहीं है, तो इसी की वजह से आपके जोड़ों में से आवाज आ रही है, और जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो वो दूर हो जाएगी। यानी आपका जोड़ जोड़ Thank you, बोल sir. रहा Thank है you, sir. तेजी से। डॉक्टर आरती, आप कुछ कह रही थी इस विषय पे? जी जी, मैं बस यही पूछना चाह रही थी कि विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है बिल्कुल कार्टिलेज रिपेयर करने में और इन्फ्लेमेशन को कम करने में। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो सब तो अलाउड हैं खाने के लिए, बिल्कुल। तो वो हाँ, भी है। ये भी एक मान्यता है हाँ, कि एक खट्टी ये भी चीज ना बहुत खाओ। बड़ी गलत फहमी होती है सही लोगों बात के है। बीच में कि खट्टी चीजें नहीं लेनी है, तो ऐसा नहीं है, खट्टी चीजें लेनी है, क्योंकि जैसे बात करें तो वेजिटेरियन डाइट में यही सोर्स है हमारे विटामिन सी का, और कोई सोर्स भी नहीं है हमारे पास। वैसे भी एक बहुत बेसिक सिद्धांत नेचुरोपैथ का है कि जो सीजनल चीजें हैं वो लेना चाहिए, वो हर मर्ज में, हाँ हर जी, उपचार में मदद करती है, और जी किसी जी भी चीज का एक्सेसिव यूज ना हो ताकि वो तकलीफ ना दे। ये जी, नेचुरोपैथ का बिल्कुल। बेसिक रूल मुझे पता है। एनीवेज, एक चीज अब डॉक्टर गौरव, हम लोग जॉइंट्स की बात करने के बाद में अब जो दूसरा आपका स्पेशलाइजेशन है उस पर भी फोकस करना चाहिए, वो है स्पोर्ट्स इंजरी। और जहां तक मैं देख रही हूँ स्पोर्ट्स इंजरी, भाई जो खिलाड़ी है उनको किस तरह की इंजरीज हो ही जाती है, स्वाभाविक है, वो एक अलग सेक्शन है, यानी कि वो एक पार्ट तो है ही। जी लेकिन जो आजकल जिम का पैशन चल गया है या फैशन चल गया है, और वो गलत तरीके से जब होती है तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे इशू आ रहे हैं, कई बार यंगस्टर्स को दिखते ही नहीं है। जी क्या कहना चाहेंगे सर? जी, बिल्कुल सही कहा कि मतलब अगर हम कहें कि स्पोर्ट्स इंजरी, और स्पोर्ट्स इंजरी शब्द से सोचते हैं कि ये सिर्फ खिलाड़ियों को ये प्रॉब्लम होती होगी, तो ऐसा नहीं है। अक्सर नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम ज्यादातर स्पोर्ट्स मैन में ही पाई जाती थी। जैसे कि आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर जी कितने टाइम तक टेनिस एल्बो से परेशान थे, एसीएल, इस तरह की इंजरी जनरली स्पोर्ट्स में ज्यादा होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया कि हम लोगों की भी सबकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बढ़ गई है, और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग रोल मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें सचिन तेंदुलकर जी की तरह बनना है, विराट कोहली की तरह खेलना है, या फिर जो है आशीष वगैरह की तरह बनना है, कुछ भी मतलब। और हम क्या करते हैं, हम उनके पीछे की वो मेहनत नहीं देखते हैं कि वो लोग किस तरीके से पहले प्री कंडीशनिंग करते हैं, देन वो गेम खेलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सीधे बॉल उठाई या बैट उठाया या फिर लिया और शुरू हो गए करने के लिए, विदाउट गोइंग थ्रू कि भाई उस गेम के लिए आपको कितना प्रिपेयर होना चाहिए, आपकी मसल्स प्रॉपर आप उनकी प्री कंडीशनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाइए। कोई पहले दिन में ही तेंदुलकर या कोहली नहीं बन पाएगा, धीरे धीरे ही होता है। लेकिन कहा ना कि वो एक चार्म ऐसा है कि हम लोग बिल्कुल ये सब चीजों का, बातों का ख्याल रखे बिना और शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है आजकल जो है नॉर्मल यंगस्टर्स वगैरह में बहुत ज्यादा ये बढ़ गई हैं चीजें। और जैसा आपने कहा कि जिम कल्चर,
जिम का भी सेम चीज है कि हम लोग आसपास इतना कुछ देखते हैं सोशल मीडिया और हर जगह पे कि मतलब बॉडी बनानी है, मसल्स बनानी है, मसल्स बनानी है और वो भी पहली बहुत चीज तो जल्दी। हाँ वो भी बहुत जल्दी। तो इस चक्कर में जो है बहुत जल्दी बनाने के चक्कर में लोग गलत चीजें भी फॉलो करने लग जाते हैं। पहली चीज तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो चीज है, अगर आपको बॉडी को बिल्ड करना है, जैसे एक वो फेमस लाइन है ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन मतलब डेज, उसको सालों लगे थे रोम का अंपायर खड़ा करने में। तो ऐसी सेम चीज ये जो आपकी बॉडी है, इसको आपको बनाने में सालों लगेंगे, मेहनत लगेगी, सालों की मेहनत लगती है, तब आप धीरे धीरे वहां तक पहुंचते हैं। एकदम से कोई चमत्कार नहीं हो सकता, कोई एक्सरसाइज, कोई तरह का फूड सप्लीमेंट, कोई भी तरह की दवाई है, जो भी आजकल दवाइयां भी बहुत सारी ये लोग ले लेते हैं, कोई भी इस तरह का शॉर्टकट जो है आपको एक शॉर्ट टर्म गोल तो जरूर दे सकता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म पे बहुत नुकसान होते हैं और तरह तरह की इंजरीज हो जाती हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और जिसका फिर आपको भुगतान लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप जिम वगैरह जा रहे हैं तो प्रॉपर एक धीरे धीरे पहले आप अपना एक रूटीन वर्कअप बनाइए, पहले आप कार्डियक एक्सरसाइजेस करना शुरू करिए, धीरे धीरे बॉडी का स्टेमिना और स्ट्रेंथ डेवलप करना शुरू करिए, फिर आप धीरे धीरे जो है पर्टिकुलर जॉइंट या पर्टिकुलर जो रीजन है उसकी एक्सरसाइज शुरू करना शुरू करिए, उसकी प्रॉपर जो है धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी, धीरे धीरे उसका वेट बढ़ाइए, एकदम से नहीं। और साथ के साथ जो है सही जो है न्यूट्रिशन लेना भी जरूरी है। आजकल मार्केट में इतने तरह के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं, या फिर कई सारे जो है सप्लीमेंट्स हैं, जो आपको मतलब एडवर्टीजमेंट में दिख जाते हैं कि हाँ एकदम से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इन तरह की चीजों से बचना चाहिए, केवल जो ऑथेंटिक चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा अभी आपने कहा ना कि नेचुरल चीजों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि ये सारी चीजें आप अपने खान पान से ही पूरी करने की कोशिश करें। जो हमारे डेली रूटीन नॉर्मल जो फूड आइटम्स हैं उनसे हमको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ वो क्या कहते हैं, सिर्फ प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह भी दे रहे हैं, जिसकी भी जरूरत पड़ती है। फिर जो है अगर इन सब चीजों से पूरी करनी चाहिए, और अगर उसके बाद भी अगर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स या फिर जो है प्रोटीन्स वगैरह लेने हैं, तो आप सही डाइटिशियन के पास जाके प्रॉपर जो है अच्छे ब्रांड्स के और अच्छी उसके ही लेने चाहिए। नहीं तो अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म पे बहुत ज्यादा जो है शरीर पे और किडनी वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा जो है नकारात्मक इनके इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं।